नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे ज्यामिति का सेकंड चैप्टर, जहाँ पे छुड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर त्रिभुज की दो क्वालिटीज़ और होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो पहला है सिमिलैरिटी, या हिंदी में कहते हैं त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, त्रिभुज की समरूपता, इसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए गए हैं, मान लीजिए आपको एक त्रिभुज ऐसे दिया गया है, ये दिया गया है, और एक दूसरा त्रिभुज आपको ये दिया गया है। ठीक है, देखने में अलग लग रहे हैं, लेकिन अगर ये त्रिभुज, बस त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ए, बी और सी, होता क्या है त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। और ये डी, ई, एफ, डी, ई, एफ, ए, बी, सी। और दिया गया है कि त्रिभुज ए, बी, सी और डी, ई, एफ, दो त्रिभुज अगर हैं, त्रिभुज का साइन ये होता है, त्रिभुज के आगे मतलब इसके 3 अक्षर लिखे हुए हैं, अगर इनके आगे ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब ये त्रिभुज की बात हो रही है, और अगर ऐसा बना है तो कोण की बात हो रही है। अगर ये डी, ई, एफ के आगे ये लगा होता तो डी, ई, एफ इस एंगल की बात हो रही होती। ये बना हुआ है त्रिभुज, तो इसका मतलब डी, ई, एफ त्रिभुज की बात हो रही है। तो अब इसमें क्या पढ़ रहे थे, समरूपता। तो समरूपता देखिए क्या होती है कि त्रिभुज एक जैसे अनुपात में है। जैसे हम लोगों ने नंबरों का अनुपात पढ़ा था कि जैसे लिखा हुआ है 4:6, ठीक है, और 12:18। इन्हीं को समझ लीजिए ये त्रिभुज हैं दोनों। कैसे त्रिभुज, नंबर त्रिभुज कैसे हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब समझिए, जैसे 4/6 है, इसको मान लीजिए हम 4/6 इसको कट करते हैं 2 से, या इसको नहीं कट करते हैं, इसको 4/6 ही रहने दीजिए, उसको कट करते हैं, किससे करेंगे, 3 से कट करते हैं। 3 चौको 12, 3 छक 18। देखिए 4/6 आया, और ये 4/6 नंबर नहीं है, ये अनुपात है 4/6। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, ये नंबर देखिए देखने में अलग लग रहे थे, ये अलग लग रहे थे, लेकिन ये अनुपात इनका सेम है। तो उसी तरह त्रिभुजों में अनुपात होता है, उसी अनुपात को समरूपता कहते हैं। तो इसमें जैसे कहा गया है, मान लीजिए समरूपता की परिभाषा को अगर व्यक्त करें तो ऐसे होगा कि दो त्रिभुज परस्पर समरूप तब कहलाएंगे जब उनके संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, कोण तो अनुपात में हो नहीं सकते, कोण 30 है तो 30 ही दूसरा होना चाहिए, लेकिन जो संगत भुजाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री एंगल है और ये वाला 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, और इसी तरह ये भुजा, जैसे मान लीजिए इसकी 4 है, इसकी ये भुजा 8 है। ठीक है, और इसकी ये भुजा 6 है, इसकी ये भुजा 12 है, इसकी ये भुजा 5 है, और इसकी ये वाली भुजा पूछी गई है आपसे कि ये क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या ये तीनों भुजाएं देने के बजाय आपको खाली बता दिया जाएगा कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं और इसकी ये भुजा BC बताइए। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जैसे ये एंगल है इसका, ये इसका मतलब A और D सेम मानने हैं, मतलब एक अनुपात में मानने हैं। अब DE तो AB हो गई, DE को AB के अनुपात में ले लेंगे, और आपका DF AC के अनुपात में होगा। ठीक है, तो उसी जिस अनुपात में ये निकलेंगे उसी तरह से इनको निकाल लिया जाएगा। तो कैसे निकाला जाएगा, इसका फॉर्मूला जैसे एग्ज़ाम वगैरह में निकालना होगा तो यूज़ ऐसे करेंगे इस चीज़ को कि जिसके बारे में बताया गया है, तो DE बटे में ये वाली साइड कौन सी है, ये AB बराबर, अब दूसरी वाली ले लें एंगल के उधर वाली, DF बटे में, अब इधर एंगल के दूसरी वाली ले लें, ये 12, सॉरी AC। ठीक है, बराबर, अब हम एंगल के दोनों तरफ वाली ले चुके हैं, और हम पहले किस में, ये वाले त्रिभुज में उठा रहे हैं भुजा। अब इसकी नीचे वाली जो भुजा है,
EF बटे, अब इसकी नीचे वाली भुजा ले लेते हैं BC। इन सूत्रों के तरीके से फॉर्मूला मतलब इन सूत्रों की हेल्प से ऐसे कि जो इसका अनुपात है, कहने का मतलब ये है कि जो इसका अनुपात है वही अनुपात इसका है, वही अनुपात इसका भी होना चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें ये वाली BC भुजा निकालनी है, तो हम 3 होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए 3 अनुपात होते हैं हम। लेकिन निकालने के लिए किसी 2 को भी ले सकते हैं, कोई भी एक ले लें जो हमें पता हो। जैसे ये 30 वाली है, 30, ये DE हमें पता है, तो DE बटे में AB, DE बटे AB, DE बटे में AB ले लें, और इसके बराबर में वो ले लें जो पता करनी है। पता हमें ये करनी है, तो इसके साथ वाली इधर कौन सी है, EF बटे में ये BC पता करनी है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं सारी। कैसे, DE की जगह पर है 4, AB की जगह पर है 8 बराबर EF की जगह पर है 5 बटे में BC की जगह पर BC लिखा रहेंगे। अब हमें BC की वैल्यू बतानी है, तो BC को ऊपर कर लें, बाकी सब इसको उधर हटा दें, उसको नीचे भेज दें। BC को ऊपर भेज लेंगे, BC बराबर 8 उधर चला जाएगा, 8 गुणे 5 बटे में 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, तो BC की वैल्यू आ गई 10। इस तरीके से निकालना होता है समरूपता। तो ये 5 है, ये 10 आ गई। देखने में ही पता चल रहा था कि ये जब 4 है ये 8 है, ये 6 है, ये डबल है 12 है। जब ये 5 है तो वो कितनी होगी, डबल आएगी। तो समरूपता का मतलब ये होता है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो एक अनुपात में हैं, और इस ऐसे अनुपात में है कि वो एक दूसरे के समरूप हो गए हैं। तो किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात लेते हुए उस भुजा की वैल्यू वगैरह ज्ञात कर लेते हैं जिसके बारे में पूछा गया होता है। तो ये होता है त्रिभुज की समरूपता। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मिलता है तो और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ABC ये दिया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दूसरा त्रिभुज आपको ये दिया गया है, नाइन्टी डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो हम इसको बेस मान लें कि ये आधार है, इधर हम या तो इसको किसी एक को बेस मान लें। तो ये बेस आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हो जाएगा। उसी तरह इसमें मान लीजिए हम इसको आधार मानते हैं, तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में। तो अब जैसे मान लीजिए ये है आपका 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, उसी तरह जो ये क्या था, लंब था, तो लंब इसमें हमारा ये था, ये मान लीजिए ये हो गया 9, और ये आधार है, ये हो गया 12 आपका। ये वाली भुजा मान लीजिए हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ये होता है, यहाँ पे 90 बनता है। इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। अब ये दोनों बता दिया गया, हमें क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि ये त्रिभुज समरूप हैं और इनका साइन ऐसा होता है। ये ऐसे लिखा जाएगा कि त्रिभुज ABC ऐसे लिखा होगा, बना होगा DEF। इसे देखते ही हमें समझ आ जाना है, ये जो साइन बना हुआ है ये ऐसे करके, इसको देखते ही समझ जाना है कि ये समरूपता का साइन है। इसका मतलब इनकी जो भुजाएं हैं वो एक अनुपात में हैं। तो हमें जिस भुजा को, पहली बात तो देखिए, पहले तो पहचानना है कि सिमिलरिटी कहाँ पे मिल रही है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये होता है आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, तो देखिए ये जो एंगल 90 बन रहा है, यहाँ से ये आधार और लंब जुड़े हुए हैं। ये 90 बन रहा है, ये आप यहाँ से आप आधार और लंब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया। तो अब इसमें छोटी वाली भुजा ये है, बड़ी वाली ये है, छोटी वाली ये है, बड़ी वाली ये है। तो इसमें ये इसके समतुल्य होगी, ये वाली इसके समतुल्य होगी,
और इसके समतुल्य वाली हमें बतानी है। तो जो दो हमें पहले से पता है उनमें से कोई एक उठा लें, बड़ी वाली उठा लेते हैं। मान लीजिए ये हमने उठाई बी सी बटे में, इसके बटे में क्या आएगी, जो उधर उसके समतुल्य होगी ई एफ। उसके समतुल्य कैसे ले लिया, इसके समतुल्य इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए लंब और आधार दोनों 90 के पास जुड़े होते हैं। तो 90 के आसपास ये लंब और आधार में से कोई एक होगा, इसमें लंब और आधार में से कोई एक होगा। तो जो छोटा वाला है इसमें इन दोनों में छोटा 3 है, उन दोनों में छोटा 9 है। तो हम एक सीक्वेंस मान लें कि छोटे वाले को हमने लंब मान लिया, तो ये 3 और 9 को बराबर मान लिया, और 4 वाले को, 4 बड़ा है तो उधर भी बड़ा जो है 12 है, तो उनको उसके बराबर समरूप मान लिया। इसलिए हम केवल इसको बड़े वाले दोनों को ले रहे हैं। हम चाहें तो छोटे वाले दोनों को भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो आपका ये बी सी बटे में आपका ई एफ बराबर, अब हमें ये वाली कर्ण जो भुजा होती है जो इनको दोनों को मिलाती है, वो भुजा इसमें ये है और इसमें ये है। तो इन्हीं दोनों का सेम टाइप की भुजाओं का अनुपात लेना होता है। तो इसमें ए सी और इसमें क्या है डी एफ, वही चीज़ जो कर्ण है हमारा, इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने। बस त्रिभुजों की समरूपता पहचाननी है, क्योंकि वो हमेशा हमें ऐसे नहीं दिए होंगे बने हुए कि एक ही जैसे दिए होंगे। अगर ऐसे दे दिए हैं तो देखने में पता चल रहा है कि ये इसके समरूप है, ये वाली इसके समरूप है, ये इसके समरूप है। लेकिन अगर घुमा दिए हैं तो हमें ऐसे ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई उसमें वो लगा के। तो अब ये हमने बना लिया, अब इसी में हम वैल्यू रख देंगे नंबर्स की, तो आ जाएगा बी सी की जगह पर 4 बटे में ई एफ हमारा है 12 बराबर ए सी की जगह पर है 5, और डी एफ नहीं पता है, यही बताना है। इसको आप ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, 12 उधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो 5 गुणे 12 बटे में 4, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। तो इसका मतलब ये वाली जो भुजा आ गई वो 15 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थी त्रिभुजों की समरूपता। बाकी समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, क्वेश्चंस आएंगे तो करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में यही है कि कॉन्सेप्ट हमेशा मतलब माइंड में रहना चाहिए। जब उस कॉन्सेप्ट वो हमें याद होगा, जैसे स्क्वायर वगैरह वाले में क्या था कि अगर स्क्वायर याद नहीं है तो वहीं पे क्वेश्चन करते समय निकाल लिया। लेकिन इसमें अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो हम उस कंडीशन को मैच नहीं करा पाएंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। और वो याद होगा तो क्वेश्चन देखते ही हमें कंडीशन याद आ जाएगी। इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट को तुरंत तैयार करना ज़रूरी है। अब अगला जो पॉइंट है, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ ली हम लोगों ने। अब पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की लास्ट प्रॉपर्टी जो है त्रिभुज की सर्वांग समता। ठीक है, रूल्स फॉर कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं इसको। त्रिभुजों की सर्वांग समता के जो रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है। समरूप तो एक जैसे रूप वाले हो गए, अब उसमें एक छोटा भी हो सकता है, एक उसी रूप का बड़ा भी हो सकता है। ये त्रिभुज समरूप हैं। लेकिन सर्वांगसम क्या होते हैं कि सब कुछ बराबर एक जैसे। अब जैसे ये और ये सर्वांगसम है, इसकी ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। इस तरह से कि मतलब वो इसमें क्या था कि ये अनुपात में बराबर थे कि ये 4 है तो ये उसका 10 गुना 40 हो गया, ये 3 है ये इसका 10 गुना 30 हो गया, ये 5 है तो वो उसका 10 गुना 50 हो गया। तो ये एक अनुपात में है। लेकिन ये समरूप हो सकते हैं, एक जैसे रूप के हो सकते हैं, देखने में एक ही शेप के हैं थोड़े से, बस ये अलग अलग अनुपात में होंगे। पुराने वाला जो हमने पढ़ा था समरूपता, लेकिन जो अब पढ़ रहे हैं सर्वांग समता, उसमें सब कुछ सम होगा। उसको अगर घुमा के ट्राइंगल को उसी के ऊपर किसी तरह रख दिया जाए तो वो एक दूसरे के बराबर आएंगे। ये कहने का मतलब है एक ही जैसे रूप वाले हैं, बिल्कुल साइड भी बराबर हो, एंगल भी बराबर हो, सब कुछ।
तो ऐसे दो त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण या संगत भुजाएं और संगत कोण, संगत भुजाएं क्या होती हैं? इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा ये है। संगत मतलब जो सेम इसी तरह से शिफ्ट कर दीजिए उस त्रिभुज को तो उसकी जगह पे वो आ रही है। इसका संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये है। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं वो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। और सर्वांगसम, अब जैसे मान लीजिए ये ए है, बी है और सी, ये ए बी सी सॉरी ए डैश बी डैश और सी डैश है। तो सर्वांगसम का साइन क्या होता है? ये त्रिभुज ए बी सी ऐसे बना मिलेगा आपको। पहले वाले में सिर्फ इतना था समरूप में, सर्वांगसम में ये बराबर लगा होता है। और ये आपका त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। ये डैश ऐसे ही लगा दिया, यहाँ पे डी ई एफ भी लिख सकते थे वो तो कहने का मतलब ये है कि ये समरूप का साइन होता है केवल, लेकिन इसके नीचे दो बराबर और लग जाते हैं। तो ये सर्वांगसम का कि मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये कोण 30 है तो ये भी 30 होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर। अब क्या होगा कि हमेशा आपको एक जैसे रखे नहीं मिलेंगे, ये वाले को घुमा दिया जाएगा, इस तरह से पहचानना होगा। तो समरूप सर्वांगसम होने की कंडीशन कितनी होती हैं? 4 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है एस एस एस, ठीक है। एस 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 का मतलब साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर हों तो वो समरूप माने जाएंगे। जैसे एक त्रिभुज आपको ये दिया है और एक त्रिभुज आपको ये दिया है, देखिए देखने में अलग लग रहे हैं, लेकिन अगर कहा है कि ये वाली भुजा 3 है, ये वाली 4 है और ये वाली 4.5 है, ठीक है, तो दोनों में, तो ये त्रिभुज क्या होंगे? आपके सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे दोनों। क्योंकि इनकी एक देखिए 3 साइड हैं, एक साइड 3 साइड बराबर होनी चाहिए, तो एक साइड ये बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। इनका यूज़ कहाँ होगा? क्वेश्चन में 2 एक टाइप के समरूप त्रिभुज दिए होंगे या ऐसा डायग्राम बना के दे दिया होगा आपको, एक का एंगल दिया होगा 30 और इसका एंगल बताना होगा। अब इसमें 30 है तो ये 30 किसके बराबर होगा? ये वाले एंगल के, ये वाले एंगल के, कि इसके, किसके? जो 3 और 4 वाली भुजाओं के बीच में जो बन रहा है, तो जो ये 3 और ये 4 की वाली भुजाओं के बीच में, इसका मतलब ये वाला 30 होगा। बस ऐसे ही थोड़े बहुत अंदाजे लगाने, अंदाजे नहीं मतलब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सेट करने पड़ेंगे आपको, पहचानना पड़ेगा। ये समरूपता का साइन दिया होगा, एक त्रिभुज का कुछ डिटेल दिया होगा, दूसरे का कुछ पूछा होगा, इतना काम आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की ये होती है साइड एंगल, साइड साइड साइड, एस एस एस। दूसरी होती है सास, एस ए एस, साइड एंगल साइड। इसका मतलब कि 2 साइड बराबर हों और एक एंगल बराबर हो, ठीक है। और वो कौन सा एंगल बराबर हो? उन दोनों के बीच वाला, 2 साइड हो उनके बीच का एंगल बराबर हो। मतलब जैसे ये त्रिभुज दिया गया है, एक ये और एक ये, तो ये साइड बराबर हो, ये साइड ये बराबर हो, और इन्हीं दोनों साइड के बीच का जो एंगल हो ये इसके बराबर हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो। तो इन दोनों केस में हो जाता है कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहली ट्रिपल एस, दूसरी सास और तीसरी ए एस ए, 2 एंगल और उनके बीच की साइड, मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 2 त्रिभुज आपके ऐसे दिए होंगे, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर हो, ये एंगल इसके बराबर हो और ये वाली साइड इसके बराबर हो, मतलब 2 एंगल बराबर हो और उन्हीं दोनों एंगल को देखिए जो जॉइन कर रही जो साइड ये वाली, वो साइड बराबर हो। तो अब जो है ना,
ये और ये वाले, देखिए बात किसकी हुई, एंगल एंगल, तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, एक साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप हो गया, सॉरी सर्वांगसम हो गए। तो अब अगर ये वाली साइड के बारे में पूछा जाएगा तो ये अपने आप बराबर हो गई, क्योंकि जहाँ पे सिद्ध हुआ कि ये सर्वांगसम है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट भाई भाई जुड़वा भाई। तो अब यही होगा, आपको 3 कंडीशन दे दी जाएंगी, और जैसे इसमें कि ये 5 दी गई है, इसकी 5 नहीं दी गई है, पूछा जाएगा ये कौन सी है, तो हमें ये जब पता चल गया कि इसका ये सर्वांगसम है, तो जब ये 5 है तो वो भी 5 ही होगी। तो इस तरीके से ये तीसरी कंडीशन हो गई इसकी ASA। और चौथी कंडीशन होती है त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की, वो है राइट एंगल। हाइपोटेनस साइड RHS इसको बोलते हैं। एक एंगल राइट एंगल हो, R का मतलब एक एंगल राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। एक एंगल राइट एंगल हो, हाइपोटेनस इस वाली भुजा को कहते हैं 90 के जस्ट सामने वाले की, ये भुजा बराबर हो आपस में, और इसके अलावा एक साइड कोई बराबर हो, चाहे ये वाली बराबर मान लीजिए चाहे ये वाली, मान लीजिए हमने ये वाली बराबर मान ली, तो एक साइड हो गई S, हाइपोटेनस ये वाला H, और ये R जो हो गया वो ये हो गया राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, सीधा ऐसा एंगल खड़ा खड़ा, ठीक है। तो ये कंडीशन जब हो जाएगी तो मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC और ये है DEF, तो ये कहा जाएगा कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो करेंगे हम लोग आगे, लेकिन कॉन्सेप्ट फ़िलहाल ये है, इतना 4 कंडीशनें होती हैं त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की। पहली साइड एंगल साइड, 2 एंगल बराबर और उनके बीच की साइड बराबर, और चौथा ये आपका राइट एंगल हो, हाइपोटेनस बराबर हो और एक साइड बराबर हो, ठीक है। क्वेश्चंस जब आएंगे इससे मतलब इसके, तो समझेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है क्वेश्चंस में। अब आगे पढ़ते हैं त्रिभुज के और जो कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये सब जो पढ़ रहे हैं इन सब का यूज़ होगा उनको सॉल्व करने में, इसलिए इनका सबका पता होना ज़रूरी है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसके 3 एंगल हैं 1 2 3, तो ये तो हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये मिलाकर तीनों कितने होंगे 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन एक चीज़ और पढ़ेंगे यहाँ पे, ये साइड हम बढ़ा देंगे आगे अगर, तो ये एक एंगल बन गया, ठीक है, ये वाली साइड हम आगे बढ़ा देंगे तो ये एंगल बन गया, और ये वाली साइड आगे बढ़ा देंगे तो ये एंगल बन गया। ये जो 3 एंगल बने ये वाले, ये आपका 1 2 3 अंदर वाले हो गए, और ये आपका मान लीजिए 4 5 और ये 6। अगर एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 की बात हो रही है तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 360, इसका डबल बाहर वाले कोणों का, बहिष कोणों का। तो अगर ये क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शनल में भी आ सकता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है और बहिष कोणों का योग 360 होता है। क्यों 360 होता है, किस तरह से 360 बन गया, कोई भी ट्रायंगल होगा हमेशा 360 ही क्यों बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। और इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन भी आते हैं उस टाइप के। देखिए
ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। अगर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, मतलब एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, ठीक है, और एक लाइन को बढ़ा दिया गया है ये ऐसे, तो अगर इस क्वेश्चन इस एंगल की वैल्यू पूछी गई है कि ये एंगल बताइए कितना है, ठीक है, तो इसका मान पता है इनके और इनके बराबर होता है, इनके दोनों के योग के बराबर होता है, इनको हम सम कर सकते हैं। उसके भी 2 लॉजिक हैं। कैसे? देखिए, पहली बात तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और जो ट्रायंगल सीधी एक लाइन होती है, लाइन का भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि 180 होता है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन 180 की है, समझिएगा बात को। उसमें से ये वाला एंगल, अब जैसे मान लीजिए ये 50 है, ये 60 है, और ये वाला और ये 70 है, 3 एंगल हैं, ठीक है। अब ये वाला एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल, एक कोण को बढ़ा दिया बहिष्ठ कोण को, और ये वाला एंगल पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तो देखिए, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन का कोण 180 होता है। या तो आप 180 में से, ये देखिए 70 गया हुआ है, ये 70 हटा दीजिए, ये 70 निकाल दीजिए, ये 70 हटा देंगे तो ये अपने आप ये वाला एंगल निकल आएगा। तो हम 180 माइनस 70 कर दें तो 110 आ जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, जो बहिष्ठ कोण होता है, ये कोण उससे जुड़ा हुआ है ना, तो बहिष्ठ कोण की जो वैल्यू होती है, मान लीजिए ACD, हमें एंगल ACD बताना है, ACD, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो बहिष्ठ कोण से जो जुड़ा हुआ कोण है उसको छोड़ के उसके सामने वाले जो 2 कोण होते हैं उनकी वैल्यू के बराबर होती है। अब ये 2 कोण कौन से हैं? एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं? CAB भी लिख सकते हैं, बीच में A आना चाहिए। और एंगल B को क्या लिख सकते हैं? CBA भी लिख सकते हैं, या ABC भी लिख सकते हैं, बस B बीच में आना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ पे मुड़ा हुआ है, सिंगल है अगर वहाँ पे तो सिंगल नंबर है। तो ACD जो है ना, एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू होगी इसके और इसके योग के बराबर। तो मतलब 50 प्लस 60 बराबर 110। इसका मतलब ये वाला एंगल 110 है। हमने इस तरीके से निकाला था, देखिए तब भी 110 ही आया था, क्योंकि पूरी लाइन 180 की है, उसमें से 70 घटा देंगे तो 110 ही तो बचेगा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। क्या था कि अगर किसी भी एक लाइन को बढ़ाते हैं तो ये वाले एंगल को पूछा जाएगा, तो इस एंगल को निकालने के लिए आप इस और इस एंगल को जोड़ देना। मतलब इसका जो पूरा करने वाला जो एंगल है, इसके जस्ट सामने के जो 2 एंगल हैं, इनका दोनों का सम इसके बराबर होता है। ये एक थ्योरम है ट्रायंगल की। तो एक पॉइंट हो गया इसका। दूसरा देखिए, अगर कोई ये त्रिभुज है, ये पॉइंट नोट करते चलिएगा, क्योंकि इनको याद करना, याद रहना इनका माइंड में बहुत ज़रूरी है। ये ABC कोई ट्रायंगल दिया गया हुआ है। अब ये बीच में O अगर ऐसा पॉइंट है कि ये OB इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी कोण हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए ये 60 है, तो ये कोण 30 डिग्री बनाते हुए निकले, मतलब इनका दोनों का आधा, समद्विभाजक, सम बराबर बराबर 2 भाग में डिवाइड करने वाला। तो अगर ये जो OB लाइन है वो इस एंगल का समद्विभाजक है, और ये इसका समद्विभाजक ये है, ऐसे अगर जा रहा है तो इस टाइप का फिगर मिलेगा एग्ज़ाम में। और ये वाले एंगल पूछे होंगे, ये एंगल हो गया या ये हो गया, इनमें से एक एंगल पूछा होगा, ठीक है। तो इसमें रिलेशन ये होता है कि जो एंगल BOC होता है, ये वाला एंगल BOC जो होता है, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू पता क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री प्लस A/2। ये वाला जो एंगल होता है ये, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी एक एंगल आपको दिया होगा और कोई भी एक एंगल आपको पूछा होगा, वो वैल्यू बतानी होगी, तो वो निकाल लेंगे। कैसे? एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, बोला होगा कि ये समद्विभाजक हैं, ठीक है। अब ये वाला एंगल 40 डिग्री है,
तो ये वाले एंगल की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हमें याद है कि जो यहाँ वाला एंगल होता है ये, इस एंगल की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री प्लस ऊपर वाले का आधा। तो हमें ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। तो ये वाला एंगल जो पूछा गया है ये बराबर किसके हो जाएगा 90 डिग्री प्लस a/2 ऊपर वाले का आधा, तो 40 का आधा 40/2 ये हो गया 20। 90 + 20 = 110। तो ये वाला एंगल 110 है। अब अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया जिसमें ऊपर वाले की बजाय नीचे वाला एंगल दिया गया है, बोला गया है ये 140 है, ये वाला एंगल बताइए, फिर यही फार्मूला रखेंगे। इसमें क्या दिया गया है एंगल BOC, वैसे ही रख लेते हैं, ये A हो जाता है, ये B, ये C और ये वाला हो जाता है। तो जो एंगल BOC होता है वो 90 + a/2, इसको याद कर लीजिएगा नोट करके। तो BOC यहाँ की जगह पर 140 दिया हुआ है पहले से, तो यहाँ पर 140 रख दिया बराबर 90 प्लस A वाले का मान बताना है, तो a/2 ऐसे ही रखा रहने दीजिए, 90 को उधर भेज दीजिए। 140 में से 90 घट गया, उधर क्या बचा a/2, 9, ये 140 में से 90 गया, बचा कितना 50 बराबर a/2, 2 उधर गुणा हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 50 × 2 बराबर 100। उसका मतलब a वाला जो एंगल है ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको समझ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इस टाइप के आए हुए हैं। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट, अगर कोई एक त्रिभुज दिया गया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन ABC, ठीक है, और अब इसमें AB और AC को बढ़ा दिया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया, इसको P तक बढ़ाया गया, इसको Q तक बढ़ाया गया। इसके बाद PBC मतलब ये वाला एंगल, PBC मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, और QCB मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल का हाफ कर दिया गया, आधी करती हुई लाइन खींच दी गई। ये वाला जो एंगल है मान लीजिए 140 है, तो इसका 70, ये ऐसे हाफ करते हुए लाइन खींच दी गई, और इधर से हाफ करते हुए लाइन खींच दी गई। यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहे हैं इसको O मान लिया गया। अब ये वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है, तो अब BOC जो एंगल होगा, अब इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें जो BOC एंगल होगा, एंगल BOC ये बराबर होगा 90 डिग्री माइनस a/2। पिछले वाले में 90 + a/2 था, इसमें 90 - a/2 है। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये कुछ एक त्रिभुज दिया था, बोला गया था इसका ये एंगल 70 डिग्री है, ABC त्रिभुज है, इसमें AB को बढ़ा दिया गया है और C को बढ़ा दिया गया है। फिर इन एंगलों के समद्विभाजक जो हैं वो O पॉइंट पर मिलते हैं, तो एंगल BOC का मान बताइए। तो एंगल BOC बराबर कितना होता है 90 माइनस a/2, A की जगह पर है 70, 70/2, तो 90 माइनस 35, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, तो ये 55 डिग्री का एंगल आ गया BOC, ये वाला एंगल 55 डिग्री का आ गया। ये कॉन्सेप्ट है कि एक त्रिभुज है, उसकी साइडों को बढ़ाना है और इसके ये वाले एंगल को समद्विभाजित कर देना है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसमें और इसमें ये रिलेशन होता है। ये भी याद करने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, त्रिभुज की अगली क्वालिटी जो है। देखिए अगर कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा A, B और C है, तो कभी भी A + B इज़ ग्रेटर दैन C
बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन ए या ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी, ये हर त्रिभुज में सेटिस्फाई होगा। कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग होता है, चाहे जैसा त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है कि त्रिभुज की आपको तीन भुजाएं दे दी गई हैं, पूछा जा सकता है कि क्या इनसे त्रिभुज बनना संभव है, ठीक है, तो या किसी और तरीके से दिया जाएगा। तो हम सिर्फ इसी तरह से चेक करेंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो को हम जोड़ें तो वो हमेशा तीसरे से बड़ा ही आना चाहिए, तीसरे के बराबर भी नहीं आ सकता। अगर ये है ना कि 4 4 और 8, इनसे त्रिभुज नहीं बन सकता, इन तीनों भुजाओं को मिला के त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि 4 और 4 को जोड़ के 8 आ रहा है, 8 उसके बराबर है। ये 5 होता, 4 5 9, तब बन जाता। किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ना है तो वो तीसरे से बड़ी आनी चाहिए। अब देखिए 8 4 को जोड़ा तो 5 से बड़ा आ गया 12, 8 5 को जोड़ा 4 से बड़ा आ गया 13, 4 और 5 को जोड़ा तो 8 से बड़ा 9 आ गया। तो ये बन सकता है। कुल मिला के तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी दो को जोड़ दे तो वो हमेशा किसी भी बची हुई तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। अगली प्रॉपर्टी, अगर ये कोई त्रिभुज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें से ये वाली जो भुजा है इसके मध्य बिंदु को और ये वाली जो भुजा है इसके मध्य बिंदु को अगर हम जोड़ दें तो जो ये लाइन होगी वो इसके पैरेलल आएगी, मतलब ये इसके समांतर होगी। इसको हम चाहे जितना बढ़ा दें ये आपस में कट नहीं करेंगी। कहने का मतलब ये, ठीक है। अगर हम इनके मध्य बिंदु, ये मिड पॉइंट है और इसके भी मिड, ये भी इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को, दोनों के मिड पॉइंट को मिला देंगे तो वो तीसरे वाले के समांतर होगी। एक इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए अगर ये एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ए बी सी, इस पॉइंट से इस पे ऐसे 90 डिग्री की लाइन खींच दी गई, इसको लंब बोलते हैं। मान लीजिए ए एन जो है वो लंब है। लंब क्या होता है, किसी पॉइंट से दूसरी वाली लाइन पे 90 डिग्री का कोण बना देना, उसको लंब रेखा बोलते हैं, ठीक है। और बी सी जो लाइन है, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर की है तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे मान लीजिए कहीं होगा 6 सेंटीमीटर पे, तो इसको मान लीजिए एम हो गया। तो अगर हम इस लाइन को जोड़ दें, कहने का मतलब ये है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ें और सामने वाली भुजा पे ही लंब डाल दें, तो जो एंगल बनता है कौन सा, एम ए एन, इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तब जो एंगल एम ए एन बनता है ये एंगल होता है 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी। ये एक फार्मूला है, ठीक है। ये आपको दिया होता है कि ये आपका है 80, ये दिया गया है आपका 20, ये वाला एंगल पूछा गया है। कौन सा एंगल, ये एंगल कौन सा बनता है, किसी भी शीट्स से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया तो एक तो वाली लाइन और उसी से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो इन्हीं दोनों के एंगल का, दोनों का डिफरेंस का हाफ होता है। मतलब हमें एम ए एन एंगल मान है ना, एम ए एन मतलब इनके बीच में ये एरिया बन रहा है, ये एंगल निकालना है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2। एंगल बी का मान कितना है 80 माइनस एंगल सी का मान कितना है 20, तो ये 1/2, 80 में से 20 गया 60 हो गया आपका, 20 से काटा 30 हो गया, 30 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन बनता है इससे, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट।
अगला पॉइंट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि इसके क्वेश्चन भी 3-4 आते हैं। और जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी और सी। अब इसमें क्या किया है, ये जो लाइन है ना, इसी के पैरेलल एक, इसी के समांतर लाइन, मतलब जो उसको कभी काटे ना, मान लीजिए ये आ गया यहाँ तक, ये ऐसी इसी के समांतर एक लाइन खींच दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी भुजा खींच दी जाती है और वो उसको डी और ई 2 पॉइंट पर काटे, तो जो अनुपात होता है ना इन दोनों में, वो बराबर होता है। मतलब जिस अनुपात में वो इन दोनों को काटेगी, उसी अनुपात में वो उन दोनों को ही काटेगी। कहने का मतलब है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये है कहने का मतलब। ए डी क्या भुजा को शो करते हैं, ए डी मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, ये कहने का मतलब है कि इसका जो अनुपात होगा वही अनुपात उसका और इसका होगा। अब ऐसे में क्या क्वेश्चंस वैसे ही बनेंगे कि आपको इनमें से कोई एक भुजा दी गई होगी और दूसरी वाली बतानी होगी। इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे और निकाल लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आगे जुड़े हुए जब क्वेश्चन आएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट किसी भी समय कहीं पर भी यूज़ हो सकते हैं, इसलिए ये सब सारे कॉन्सेप्ट एक साथ देख लेते हैं। और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो ये हमारा आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब ए सी, कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है जब एक में 90 बने। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 है, तो देखिए बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर इसका 3 का स्क्वायर प्लस इसका 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। अगर ये दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों बराबर आएंगे। दोनों तरीके से समझ सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे त्रिभुज का। देखिए जैसे ये त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ठीक है। अब ए बी का मध्य बिंदु डी है और इसका मध्य बिंदु ये ई है आपका। इन दोनों को अगर मिला दिया गया, ठीक है, तो अभी इस तरह का पीछे एक और पढ़ा था कि जब इन दोनों के मध्य बिंदु को मिला दिया जाता है तो ये समांतर होती हैं। इसी में एक चीज़ और होती है कि अगर दोनों के मध्य बिंदु को मिला दिया गया तो जो डी ई होती है वो किसके बराबर होती है, बी सी के आधे की, 1/2 इंटू बी सी। मतलब अगर ये 8 है, ये त्रिभुज बना था और ये 8 सेंटीमीटर की भुजा थी, तो अगर हम इसका आधा और इसके आधा, इनको दोनों को जोड़ दें तो ये वाली जो लाइन आएगी ये 4 सेंटीमीटर आएगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, एम पी मतलब मिड पॉइंट। तो वही है, दो अगर त्रिभुज है उनके दोनों की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाता है तो जो डी ई रेखा की लंबाई होती है वो बी सी की हाफ़ होती है। बी सी नीचे वाली बड़ी वाली है, उसकी हाफ़ होती है। तो ये फार्मूला भी यूज़ होगा आगे क्वेश्चंस में। एक और
कॉन्सेप्ट त्रिभुज का। जैसे मान लीजिए ये आपको कोई त्रिभुज दिया गया है ABC और ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसको मिला दिया गया है, ये हो गया आपका D। तो इसमें क्या होता है कि AB और AC ये दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वही अनुपात इसका और इसका होता है। अब ये अगर त्रिभुज आपका छोटा हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, तो इसका जो अनुपात होगा वो इसके अनुपात के बराबर होगा। ये कहने का मतलब है, बस ये मध्य बिंदु से मिलना चाहिए। तो इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, AB बटे में AC, मतलब एक भुजा और दूसरी वाली भुजा जिन दोनों का हाफ हो रहा है, बराबर जो मिड पॉइंट है वो उसी तरफ से BD फिर DC। ये मतलब इसका और इसका जो अनुपात है वो इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट जो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं पता है। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है कि ये 9 दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ये x दिया गया है, और जो पूरा है ये यहाँ से यहाँ तक ये 7 दिया गया है। तो पूरे 7 में से x इतना मान लिया है, इतना घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 7 माइनस x। अब x की वैल्यू पूछी गई है तो बस निकाल लेना है वैसे ही। कैसे, ये 9/12, 9 और 12 का जो अनुपात होगा वही इनका अनुपात होगा, मतलब 7 माइनस x बटे x। अब x उधर गुणा हो जाएगा 9x, 12 उधर जाएगा, 12 सत्ते 84 माइनस 12x, 12x इधर आ जाएगा, 9 2 11 जुड़ जाएगा 21x बराबर 84। तो ये x बराबर हो गया 84 बटे में 21, 4। तो इसका मतलब ये वाला जो x है ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 7 माइनस 4 मतलब 3 है। ठीक है, तो देखिए टोटल साइड हो गई 4 और 3 7 दी गई थी। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो कहने का मतलब कि इसका और इसका जो अनुपात है वो इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। ये है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। ये सब जब याद हो जाएंगी उसके बाद ही क्वेश्चंस करना शुरू करने वाला है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट हम लोगों ने पहले से पिछले पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, मतलब अगर एक बिंदु को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएं तो इस लाइन को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है तो ये माध्यिका होती है, ये वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है तो ये माध्यिका होती है। तो ये जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो पॉइंट ये 2:1 में विभाजित करता है। मतलब ये वाली लाइन जो यहाँ से शीर्ष से लेके सेंटर तक जाएगी ये 2 अनुपात में होगी, ये 1। मतलब अगर ये 8 है पूरी, मतलब ये पूरी 8 है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसकी आधी 4 होगी। ये कहने का मतलब है कि ये वाली जो लाइन बनती है माध्यिका वाली, ये सेंटर बीच में है तो ये 2 अनुपात में होता है और ये 2:1 के अनुपात में होती है। ये लास्ट था इसका त्रिभुज का। ठीक है, अब वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के इतने ही कॉन्सेप्ट थे ज्यामिति के। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये आपका वृत्त होता है, ये हमारा केंद्र होता है, ये त्रिज्या होती है। त्रिज्या दोनों तरफ बराबर होती है, दोनों तरफ क्या किसी भी तरफ को निकाल दें तो त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है, और ये अगर ये पूरा जोड़ें तो ये त्रिज्या का डबल हो जाता है, क्योंकि ये इसके बराबर है तो डबल हो गया।
अब अगर ये वृत्त है और कोई लाइन जो सेंटर से ना हो के जाए कहीं और से, इसको बोलते हैं जीवा, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो जीवा पे अगर लंब डालते हैं हम कोई, तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाती हैं और इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है ये त्रिज्या हो जाती है हमारी। अब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरी लाइन 180 की होती है, 90 निकाल दें तो ये 90। तो ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप बन जाते हैं, सर्वांग समत्रिभुज एक जैसे। ये भुजा बराबर, ये भुजा, साइड बराबर, ये साइड तो कॉमन है दोनों में तो ये बराबर ही होगी, और एक एंगल 90 डिग्री। तो ये RHS वाले के थ्रू दोनों त्रिभुज जो हैं वो RHS वाली जो कंडीशन पड़ी थी, 3 पड़ी थी ना, एक SSS, एक SAS, एक ASA और एक RHS, ये 4 कंडीशन पड़ी थी। तो चौथी वाली कंडीशन के थ्रू ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जीवा होती है। ये कोई सर्किल है और एक लाइन किसी भी इसके बिंदु से लाइन ऐसे खींची जाती है, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा को अगर हम जीवा से सेंटर से मिला दें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया त्रिभुज इसका सर्किल का। एक कॉन्सेप्ट और देखिए इम्पॉर्टेंट, अगर ये सर्किल है, कोई एक पॉइंट दिया गया है, वहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, तो किसी भी सर्किल के बाहर किसी एक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सर्किल है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता भी है। और ये अगर कोई लाइन है, देखिए अगर अब ये लाइन क्या है, सेंटर से होती हुई जाती हुई लाइन, तो ये व्यास मान लीजिए। अब अगर इस लाइन से त्रिभुज बनाया जाए कहीं पर भी सर्किल के अंदर, कहीं पर भी, तो जो ये एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको ऐसे सर्किल बना मिलेगा, ABC, ये बोला गया है 30 डिग्री, आपसे पूछा जाएगा ये वाला एंगल बताइए कितना है, बस इतना दिया होगा क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे कि जब ये सेंटर से होकर जा रहा है तो हमारे मन में तुरंत ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर कोई लाइन सर्किल के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है जो कि उसकी एक लाइन सेंटर से जा रही है, तो इसका मतलब ये आधे वृत्त में बना हुआ त्रिभुज। तो थ्योरम ये होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण बोले तो 90 डिग्री। ठीक है, तो अर्धवृत्त है तो इसमें कहीं पर भी खींच दें तो ये 90 ही बनेगा। तो एग्ज़ाम में लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन अपने आप से समझना पड़ेगा कि अर्धवृत्त में ऊपर की तरफ कहीं पर भी बना दें, देखिए बोला ना कि कहीं पर भी जोड़ दीजिए, तो ये सब 90 अपने आप ही बनेंगे। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जब ये 90 हो गया, हमने अपने आप, अब ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, 9 3 12 120 हो गया टोटल। तो तीसरा कितना होना चाहिए, टोटल 180 होना चाहिए, जिसमें से 2 का सम 120 हो रहा है, तो तीसरा अपने आप 60 हो गया। 60 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो याद करने वाली चीज़ ये है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, मतलब कहीं पर भी मिला दें तो ये 90 बनेगा, यहाँ मिला दें ये 90 बनेगा, यहाँ मिला दें ये 90 बनेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया इसका वृत्त का। अगला कॉन्सेप्ट, ये सर्किल है और सर्किल पर कोई भी 2 पॉइंट हैं, इनसे मिलाते हुए इनसे सर्किल पे कहीं पर भी कोण बना दें। ये किसी भी सर्किल पे 2 पॉइंट हैं, या मान लीजिए ये लाइन दी गई है, 2 पॉइंट मान लीजिए या 2 लाइन, उन्हीं 2 लाइन से बढ़ता हुआ एंगल चाहे जिस तरफ बने, तो ये सारे एंगल
कितने होंगे पता नहीं कितने होंगे, लेकिन ये सब बराबर होंगे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, ये दिया गया है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ये दिया गया है 70, आपसे पूछा जाएगा एंगल सी की वैल्यू बताइए। जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों एक ही पॉइंट से ये लाइन भी गई हुई है और एक ही लाइन से ये भी गई हुई है। तो इसकी थ्योरम ये होती है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, ये वृत्त है, ये खंड हो गया वृत्त का। अब इसी दोनों पॉइंट से कहीं पर भी एंगल बना दीजिए, ये एंगल, ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। कहीं पर भी बना दीजिए, ये सब आपस में बराबर होंगे। जितना ये है उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। अब ये ऊपर वाले खंड के बजाय अगर हम नीचे बनाएं, ये काट दिया, नीचे बना दें, तो भी वही सेम केस, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, कुछ भी हो सकता है। बस एक ही वृत्तखंड में होना चाहिए और सेंटर से नहीं होना चाहिए। अगर सेंटर से हो गया तो तब भी सारे बराबर होंगे, लेकिन सब 90 होंगे। सेंटर से जहाँ अगर ये लाइन गई, ये सेंटर से लाइन गई, तब भी ये खंड वाली ही तो बात तब भी आएगी, लेकिन तब क्या होगा, तब सारे बराबर होंगे और 90 डिग्री होंगे, एग्जैक्ट 90। लेकिन अगर सेंटर से नहीं जा रही है तो कुछ भी हो सकते हैं, तब नहीं पता कितना नीचे है वो सेंटर से कितना ऊपर है, लेकिन तब बराबर होंगे। ये थ्योरम है। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। सेंटर के सर्किल के कोई भी 2 पॉइंट लिए जाएं, उससे बनाया जाए तो ये जितने भी एंगल बनेंगे ये सब बराबर बनेंगे। इनकी सबकी हेल्प से क्वेश्चंस सॉल्व होंगे आगे, इसलिए ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ये वृत्त और जो त्रिभुज पढ़ रहे हैं, इन्हीं दोनों से ही हमें 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। अब देखिए, अगर कोई सर्किल है, सर्कल में अगर ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है, कैसे भी करके, ये सर्कल है, ऐसे बना हुआ है, तो अगर एक सर्कल में कोई चतुर्भुज बना हुआ है, 4 पॉइंट हैं उसके सेंटर पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसमें पीछे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस वगैरह देखिएगा तो ये मिलेंगे उसमें। तो इस तरह के चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इस तरीके के चतुर्भुज जिसकी चारों लाइनें जो होती हैं, मतलब जिसके चारों पॉइंट एक सर्किल पे होते हैं, उनको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और इनकी खासियत क्या होती है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के 4 कोण हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये टोटल 360 होता है हमेशा। कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो सर्किल पे हो चाहे ना हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो जब यहाँ पे बन रहा है तब भी 360 ही होगा। लेकिन यहाँ खासियत क्या होगी कि यहाँ पर आमने सामने के कोणों का योग, इन दोनों के कोणों का योग 180 होगा। ये कोण और इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। ये याद करने वाली चीज़ और बहुत इजी चीज़ है। इसी तरह ये इसके सामने वाला कोण ये है तो इन दोनों का योग 180 होगा। इसके सामने वाला कोण ये है तो इन दोनों का योग 180 होगा। ये क्वेश्चन बनता है इससे। ऐसे सर्किल दिया होगा आपको, बोला गया होगा कि ये जैसे ये दिया गया है 70 और ये वाला एंगल पूछा गया होगा। हमें पता है, ध्यान दिया हमने कि चारों पॉइंट सर्किल पे हैं, इसका मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि सामने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग, ये चीज़ याद करने वाली है, नोट कर लीजिएगा। आमने सामने के जो कोण होते हैं 180 होता है उसमें। तो ये 70 है तो इसका और इसका योग 180 होगा। 180 में से ये 70 घटा दीजिए तो 110 होना चाहिए ये, तभी तो योग 180 बनेगा। तो 110 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया।
अगला पॉइंट देखते हैं। बस ख़त्म ही होने वाले हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। यही सारे जितने कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं यही सब यूज़ करेंगे। अब अगर देखिए, ये हमने पढ़ा था ना कि ये सर्किल है, यहाँ बाहर से कोई रेखा खींची जाती है, ये तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, और ये सेंटर से मिला दी जाए तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब इसी तरह अगर कोई सर्किल है और बाहर से कोई लाइन खींची जाती है जो ऐसे जाती है, ये 2 पॉइंट पे कट करती है, तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना दिया होता तो इसको जीवा बोलते, बाहर से लाइन आ रही है इसको छेदक रेखा बोलते हैं। अब छेदक रेखा का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये कोई सर्किल था, ये पॉइंट था P, यहाँ से एक लाइन ऐसे गई थी और वहीं से एक लाइन ऐसे गई थी। ठीक है, ये A था, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसा फिगर मिलेगा। इसमें से किसी की लंबाई दी गई होगी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, तो इस केस में PA, इसका फॉर्मूला बनता है PA इंटू, देखिए PA इंटू AB नहीं PA इंटू PB, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इतनी लाइन और फिर यहीं से लेकर यहाँ तक इतनी लाइन, PA इंटू PB ये बराबर होता है PC इंटू PD के। ये है इसका फॉर्मूला। सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो। और एक और कॉन्सेप्ट, अगर ये सर्किल है, इसमें 2 लाइनें ऐसे काट रही हैं, जिसमें से बीच वाला जो पॉइंट है वो P है और ये AB है और ये CD है, तो PA इंटू PB, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। फॉर्मूला देखिए सेम ही है, PA PB PC PD, PA PB PC PD, बस इसमें यहाँ पे P बाहर से था और A यहाँ पे था BA, तो इसका और इस लाइन का गुणा, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये पूरी 10 है और ये 7 सेंटीमीटर है और पूरी निकालनी है, मतलब ये वाली लंबाई पूछी गई है मान लीजिए, तो कैसे निकालेंगे, ये 5 गुणे ये 10, PB पूरी 10 बराबर PC 7 गुणे PD हमें पता नहीं है। अब ये 5 दाम 50 बटे 7, 7 सत्ते 49, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आया, उसमें से ये 7 घटा देंगे तो इतनी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है इसका। इसी तरह इसमें भी, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट सर्किल का, ये अगर सर्किल है और एक यहाँ से ये पॉइंट P है, ये स्पर्श रेखा है और दूसरी वाली छेदक रेखा है, ये अगर T है, ये आपका A है और ये B है। ठीक है, तो जो PT है, PT का स्क्वायर, मतलब इस लाइन का स्क्वायर बराबर होगा PA इंटू PB के। ठीक है, ये था इसका लास्ट कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ ये अब वृत्त भी कंप्लीट हो गया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।